जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों ये BSSC इंटर स्तरीय का रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सीट नंबर 12 है। आपको बता दें कि इसके पहले जो है वो बिहार SSC इंटर स्तरीय का ही वॉल्यूम 1 रुक्मणी पब्लिकेशन का समाप्त किया जा चुका है। खान सर का भी सेट समाप्त किया जा चुका है और बिहार SSC का जितना भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है सारे के सारे पेपर कराए जा चुके हैं। सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो और क्वेश्चन से दोनों से अपडेट रहेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ का और हम अनाउंस कर देंगे कि 101 से 2 दिन में के अंदर जो है वो साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चलाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आइए हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन का बात आता है तो सबसे पहले इसका कार्यकाल देख ले। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी तक, जबकि इन्हीं कार्यकाल में ही यानी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी पारित हुआ। तब तक भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब हुई थी, यानी 1904 में क्या पारित हुआ था, तो प्राचीन स्मारक संरक्षण। लेकिन भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा, ठीक है। कर्जन के ही कार्यकाल में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, तो सर एंटनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में अकाल आयोग का भी गठन इन्होंने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो प्रथम महानिदेशक जो थे तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। नोट करिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछते ही रहता है। कर्जन के संबंध में गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को क्या कहा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था। क्या कहा था, आधुनिक भारत का औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये सब जो भी स्टेटमेंट या मैं जो भी फैक्ट्स बता रहा हूँ बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप चाहें तो इसको नोट करिए, वो किसी न किसी एग्जाम में आपको कोई ना कोई फैक्ट्स पूछ ही देगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, PT उषा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली, ये है भारतीय ओलंपिक की, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन बनी है, तो नीता अंबानी। इसके बाद हम बात कर ले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला जो है कौन बनी, कर्णम मल्लेश्वरी, जिसे द आयरन लेडी के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा लेडी के नाम से, तो द आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी, तो भारतीय महिला बनी हिमा दास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, नमो भारत क्या है। तो नमो भारत की जब जिक्र आता है तो आप लगाइएगा कि नमो भारत जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स। कौन सा, तो रैपिड एक्स जो है दोस्तों है ना, जिसका नया नाम जो है क्या रखा गया, नमो भारत रखा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का टोटल कितने स्थायी सदस्य हैं, तो टोटल 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन, आपको पहले भी मैंने कई बार सेट में बता दिया है। तो आपको आपके नज़र से जो सबसे पहले बड़ा कंट्री है उसका आप याद रखिएगा। तो आपकी जुबान पे आएगा अमेरिका यानी USA, इसके बाद आएगा रसिया, दूसरा आएगा चाइना। ये 3 तो हो गया। इसके बाद आप 2 और जोड़ लीजिए, एक ब्रिटेन जोड़िए और दूसरा फ्रांस जोड़िए। ये 5 तो हो गया, वो आप कभी भूलेंगे नहीं। वैसे इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र में टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनके कार्यकाल कितना होता है, तो मात्र 2 साल होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
अच्छा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 2 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो जब भी लौह अयस्क से संबंधित या बॉक्साइड के उत्पादन के संबंधित आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। 99.9% जो होगा आंसर सही होगा। अच्छा, लौह अयस्क की बात है तो लौह अयस्क कौन कौन से हैं तो ज़रा याद रखिएगा। इसके प्रमुख अयस्क हैं हेमेटाइट, कौन सा दोस्तों? हेमेटाइट हैं, मैग्नेटाइट हैं, लिमोनाइट हैं, सीडेराइट हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की श्रेणी का सही क्रम बताएं। यानी आप मैप में ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे तो आपको आंसर निकल करके आएगा। सबसे पहले काराकोरम आ जाएगा, इसके बाद आपको लद्दाख मिलेगा, इसके बाद दक्षिण की ओर ठीक आपको जास्कर मिलेगा, फिर पीर पंजाल मिलेगा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो कच्छ का रण सबसे पहले है किधर? तो गुजरात में है। तो गुजरात से जो कनेक्टेड है यानी उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो कच्छ के रण से कनेक्टेड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या निकल करके आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान। ऐसा मैं आपको बता दूं कि भारत के कुल 17 राज्य हैं जो कि पड़ोसी देश की सीमा से साझा करते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य है जो सीमा साझा करता है? तो नोट करिएगा। एक तो राजस्थान हो गया, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तीसरा लद्दाख हो गया, चौथा गुजरात हो गया और पांचवा जो है पंजाब का सीमा साझा करता है। जबकि बांग्लादेश जो है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे जुड़ा हुआ है, वो कौन है? त्रिपुरा। जिसके आप समझ लीजिए कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ये तो ठीक है। अच्छा, सिक्किम की जो है सीमा वो किस किस देश से मिलती है? तो सिक्किम की जो सीमा है दोस्तों वो 3 कंट्री से मिलता है। एक है नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा चाइना। तो करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि मोबाइल फोन का उपयोग करके स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जो मोबाइल फ़ोन से आप बैलेंस भेजते हैं उसको हम कहते हैं IMPS। क्या है दोस्तों? IMPS। अच्छा, इसमें कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? नोट करिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अच्छा, NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। अच्छा, ECS का क्या होता है? तो ECS का जो होता है वो आप देख लेंगे। मैं आपको RTGS का फुल फॉर्म बता देता हूँ। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ECS का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? आंसर लगाइएगा 9 का ऑप्शन नंबर 3। 1990 ईस्वी में मिला था इनको, मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान का ये उपाधि। जबकि 1991 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इनको तो 1991 में भारत रत्न मिला। अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला? तो अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला। जबकि इंदिरा गांधी को मिला 1971 ईस्वी में और राजीव गांधी को जो भारत रत्न अवार्ड मिला था इनको भी 1991 ईस्वी में मिला था। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर 3 ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में, और अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न कहता है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? आंसर लगाइएगा केरल के स्थित कोझिकोड शहर को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या है? आंसर लगाइएगा 12 का ऑप्शन नंबर 4 भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। अच्छा, ये मनाया कब गया? तो 30 अक्टूबर से
30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता दिवस सप्ताह मनाया गया था। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष में किया गया? तो इस जो है टेनिस खेल का उद्भव यानी उद्भव हुआ था, वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 1881 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, जबकि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। अच्छा, पहली विंबलडन प्रतियोगिता लंदन में कब हुआ था? तो पहली विंबलडन प्रतियोगिता लंदन में 1877 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? VVI क्वेश्चन, इसको नोट करिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछेगा और निश्चित पूछेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 8वें बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीत करके इतिहास रच दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित हो जाए है? तो आप रोहतास से आप सीधा इंडिया का रोहतास स्टेट नहीं जान लीजिएगा। रोहतास का जो किला है दोस्तों, वो ध्यान में रखेंगे, ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनवाया गया था एक किला है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के क्या है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर के पास ये स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 निकल करके आता है। 32वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम से हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी राज्यों को स्वायत्तता देना। क्या था? राज्यों का स्वायत्तता देना। जबकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम को क्रियान्वयन कब किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। ठीक है, अधिनियम था 1935 का, जबकि लागू किया गया 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो 33 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है, इसलिए VVI क्वेश्चन लिख कर लीजिए। और ये जब प्रांत में द्वैध शासन पूछेगा तो ये आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप 1935 अधिनियम लगाएंगे। जबकि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पूछेगा तो आप 1919 के अधिनियम लगाएंगे। इस प्रथम बार जो है इस एक्ट को के द्वारा केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया तथा पहली बार ही प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। ध्यान में रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा लगभग 10% क्या है, लगभग 10% जनता को मताधिकार दिया गया था। ठीक है, इसी अधिनियम को यानी भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के महाविधि निर्माता कौन थे? तो मनु, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किसने किया था? आंसर लगाइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन्होंने ही बॉम्बे में 1924 ईस्वी में, नोट करिएगा, बॉम्बे में 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, कौन सा? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना इन्होंने करी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो बिहार में मनाया जाने वाला सबसे फेमस वो पूजा कौन सा है? तो छठ पूजा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी जिसको आप इस्कॉन कहते हैं की स्थापना किसने की थी? आंसर लगाइएगा 37 का ऑप्शन नंबर 1 क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना 13 जुलाई, नोट करिए, 13 जुलाई 1966 ईस्वी की इस्कॉन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति जिसको आप मॉनेटरी
पॉलिसी कमेटी भी कहते हैं में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल, जो आप नाम तो सुने होंगे, जो गवर्नर जनरल होता है वो मौद्रिक समिति के 6 सदस्यों में से एक होता है। गवर्नर जनरल ही जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष भी होता है। एक वर्ष में लगभग 4 बार, कितना? एक वर्ष में लगभग 4 बार जो है मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डिजर्ट के किस क्षेत्र में स्थित है? ग्रेट इंडियन डिजर्ट का मतलब क्या है? यानी थार मरुस्थल के किस क्षेत्र में है? तो आंसर लगाइएगा, ये पश्चिम में स्थित है। इसकी कुल लंबाई की बात कर ले, यानी किसकी? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात कर ले तो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर है, जबकि केवल भारत में मात्र 1114 किलोमीटर ही बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? यानी आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है तो आंसर लगाइएगा, जीडीपी में से आप मूल ह्रास को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए तो आपको जीएनपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश किसके क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माना जाता है? आंसर लगाएंगे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी संस्कृत व्याकरण का, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में लगभग 8, अष्टाध्यायी का मतलब क्या था? तो अष्ट का मतलब ये होता है 8 और अध्याय दोनों मिलकर के अष्टाध्यायी कहलाया। इसमें 8 अध्याय हैं, कितने? 8 अध्याय हैं और 4000 श्लोक शामिल किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, संस्कृत व्याकरण के ये लेखक थे। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था, जबकि 1506 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। ध्यान में रखेंगे, सिकंदर लोदी ने मुहर्रम के अवसर पर तजिया निकालने जाने पर रोक लगाया था तथा महिलाओं को संतों के मजार पर जाने से भी मनाही की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर 43वां प्रश्न है कि जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो 43 का आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 1, भारत। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 3, मान सिंह ने, माफ कीजिएगा दोस्तों, जहांगीर ने इसको पुरस्कृत किया था अबुल फजल के हत्यारे को। अच्छा, अबुल फजल का हत्यारा था कौन? तो वीर सिंह जुदेव। कौन है? वीर सिंह जुदेव, नोट करिएगा। वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने अकबर के पुत्र राजकुमार सलीम, जिसे आप जहांगीर भी कह रहे हैं, ठीक है, के बहकावे में आकर के अबुल फजल की हत्या कर दी थी। कब? 1602 ईस्वी में। नोट करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था कब? यानी किसके अंतर्गत, किसके तहत? तो कुशासित राज्य की घोषणा करके। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1856 ईस्वी में डलहौजी के कार्यकाल में कुशासन के आरोप में, कब? 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ऐसे डलहौजी का जब जिक्र आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कार्यकाल क्या था। तो 1848 से लेकर के 56 तक इसका कार्यकाल था। सबसे अंत में मिलाया जाने वाला राज्य जो था, साम्राज्य था, वो अवध ही था। अच्छा, कौन कौन राज्य को मिलाया था? तो नोट करिएगा, सतारा को मिलाया था 1848 ईस्वी में, सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संबल को 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, जबकि झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में और करौली को 1855 ईस्वी में और अंत में अवध को 1856 ईस्वी में। यानी सबसे पहले किसको मिलाया था? तो सतारा को, जबकि सबसे अंत में किसको मिलाया था? तो अवध को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। ये आपको मैच कराने का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें मैच क्या कराना है। एक तरफ आपको दिया हुआ है कुछ
स्टेटमेंट है और इसका आपका रिलेशन दे रहा है। जैसे इसमें आपको जो समझ में आता है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैं एक टेक्निक दे रहा हूं कि जितना आपको समझ में आता है पहले उतना कीजिए, इसके बाद बाकी टीचर्स पे छोड़ दीजिए, वो आपको करा देंगे, चाहे कोई भी टीचर हो। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा पंचशील, तो पंचशील को इसमें ढूंढिए कि क्या हो सकता है। तो पंचशील से आपको संबंध में आएगा ऑप्शन नंबर 3, शांति पूर्ण जो है सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, यानी 2 का तो आंसर हमको 3 मिल गया। इसके बाद जो है दलाई लामा आपको दिखाई देगा। तो ये दलाई लामा क्या थे, तो तिब्बत के धार्मिक नेता जो कि सीमा पार करके भारत चले आए थे। तो 2 का आंसर 3 मिल गया और 4 का आंसर 1 मिल गया। बाकी को आप छोड़ दीजिए और ढूंढिए, आपको आंसर निकल जाएगा। 2 का आंसर हमने कहा क्या, 2 का आंसर आपको मिल रहा है, 2 का आंसर 3, तो 2 का आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में ही, बाकी आप मैच करा लेंगे। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आंसर लगाइएगा द्विही। मालदीव की अगर हम बात कर ले तो मालदीव का जब चर्चा आया तो 8 डिग्री चैनल भी आपको ध्यान में आना चाहिए। तो 8 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, ध्यान में रखिएगा। ब्रिटेन से मालदीव स्वतंत्र कब हुई थी, तो ब्रिटेन से जो है मालदीव को स्वतंत्रता मिली थी 26 जुलाई, नोट करिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, 1965 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर प्रश्न है कि नेपियादो निम्नलिखित में से किस भारतीय समवर्ती देश की राजधानी है। आंसर लगाइएगा 63 का ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार का, जिसे हम स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। अगला प्रश्न फिर आपको मैच कराने का है, मैच नहीं बल्कि देखिए कहता है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकल यानी शास्त्रीय, क्लासिकल का मतलब क्या है यहाँ पे, शास्त्रीय भाषा या भाषाएं घोषित की है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यानी वैसे टोटल देखा जाए तो टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। वो कौन कौन, तो एक तो तमिल, कन्नड़ और तेलुगु हो ही गया। इसके बाद आप संस्कृत जोड़िए, मलयालम और उड़िया। क्या, संस्कृत, मलयालम और उड़िया, 6 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई थी। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम कचहरी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। आंसर लगाइएगा 66 का ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह लिखी गई नाटक है। अगला प्रश्न कि बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था। आंसर लगाइएगा 67 का ऑप्शन नंबर 2015 में जो है प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर 2, मेरा गांव मेरा गौरव। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाया गया था। आंसर लगाइएगा 68 का ऑप्शन नंबर 3, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अच्छा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा आया है तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है वो कार्यक्रम कब शुरू किया गया या लागू किया गया, तो इसकी जो है कार्यक्रम को 1953 ईस्वी में तैयार किया गया, जबकि 2 अप्रैल में तैयार किया गया था, अप्रैल 1953 में, लेकिन जबकि 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को इसे लागू किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो आपके दिमाग में सत्यमेव जयते आएगा ना, तो इसको निकाल दीजिएगा, ये भारत का आदर्श वाक्य है। जबकि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहा है तो आंसर लगा करके आइएगा ऑप्शन नंबर 3, यतो धर्मस्ततो जयः। क्या है, यतो धर्मस्ततो जयः, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। प्रश्न है अरुण, वरुण और तैमूर नदियां यानी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो आंसर लगाइएगा 70 का ऑप्शन नंबर 4, ये कोसी की सहायक नदियां हैं, जिसको बिहार का हम शोक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। आंसर लगाइए सिक्किम का, जबकि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का है। प्रश्न है दिफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो भारत की संसद में पारित तो 1968 में किया गया, लेकिन इसे भी सबसे पहले स्वीडन में पारित किया गया। कि कहाँ, स्वीडन में 1809 ईस्वी में। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लोकपाल का स्पेलिंग ही होता है
ओम्बुड्समैन, क्या कहते हैं इसको हम इंग्लिश में? ओम्बुड्समैन, नोट करिए, ओम्बुड्समैन, ठीक है। ओम्बुड्स के मैन के ही नाम से जो है ये स्वीडन में पारित किया गया था। हालांकि भारत जो है लोकपाल विधेयक 1968 से अनेक बार संसद में लाने का प्रयास किया, लेकिन पारित नहीं हो रहा था। जबकि 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को सबसे पहले भारत का यानी देश का पहला लोकपाल बनाया गया था, जबकि वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अधिकृत जो है पदभार दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपसे कई बार बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा है, पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। ये मेरा अनुभव कहता है। इधर आपको पर्वत शिखर दिया हुआ है, इधर ऊंचाई दिया हुआ है, तो आपको जितना समझ में आता है, मैंने फिर कहा आप मिलाइए। तो केटू का तो आप जानते हैं कि 8611 होता है, नंदा देवी का जानते हैं कि 7816 होता है। तो केटू का यानी 4 का आंसर 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर निकल कर के आ जाएगा। यानी कामेट का 7756, कंचनजंगा का कितना 8586 किलोमीटर, बाकी 2 का आपको मैच करा ही दिए। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर क्या कहता है? 75 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, जेरिमेंडरिंग। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है दोस्तों? 91 नंबर प्रश्न है, हाँ 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो 81 का करेक्ट आंसर लगाएंगे 91 का, ऑप्शन नंबर 4, वस्तुओं और सेवाओं पर कर, ये अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, ये चंबल नदी का हिस्सा है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ? तो सतलज नदी का जो है उद्गम भारत में न होकर के बल्कि जी ये तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस से निकलती है और शिवालिका श्रेणी को पार करके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न, मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो मरणोपरांत ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को। इनकी मृत्यु भी जो है वो ताशकंद समझौता के दौरान यानी ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को भी ही हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये प्रथम भारत रत्न पूछा है, ऐसा नहीं कि मरणोपरांत, ये प्रथम भारत रत्न। अगर आपसे पूछ देता मरणोपरांत तो इसमें सारे के सारे लोगों को मरणोपरांत ही मिला है, जिसमें से आपको एमजी रामचंद्रन को मरणोपरांत मिला 1988 ईस्वी में, भीमराव अंबेडकर को मिला 1990 ईस्वी में, जबकि एमजी कामराजन को मिला मरणोपरांत 1976 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले मरणोपरांत किसे मिला? तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है, एक चैत्र प्रायः पड़ता है तो किसको? 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वह वस्तुएं जिनका एसिडिक एवं बेसिक माध्यम में बदलता हो क्या कहते हैं? तो उसको हम ऑल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आपके पास थोड़े से अगर कॉमन सेंस है तो आप ऑप्शन से भी छांट करके आंसर निकालिएगा। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, इसके बाद ताप विद्युत संयंत्र का उत्सर्जन, इसके बाद है ईंधन के रूप में लकड़ी का जलना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। परिवहन के लिए पेट्रोल पंप का वाहन, ऑप्शन लगाइए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्यूज कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि फ्यूज जो है वो बना किसका होता है? तो फ्यूज जो है शीशा यानी पीबी प्लस में जो है वो किससे? टीन से बनता है यानी एसएन से मिलकर के बनता होता है। इसमें पीबी की मात्रा 37% जबकि टीन की यानी एसएन की मात्रा 63% होता है। अच्छा, एक करंट को कंट्रोल करने के लिए जो होता है एक आप घरों में एमसीबी लगाते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता क्या है? तो एमसीबी को हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। क्या? ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जरा हम स्टेटमेंट पढ़ लें। तो माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम को संबंध में, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद एमाइलेज
लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा के परिवर्तन में सहायक होता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं है? तो आंसर आप लगाइएगा 101 का ऑप्शन नंबर 4। अस्त होते हुए सूर्य का रंग जो है प्रकाश के अपवर्तन के नहीं बल्कि प्रकाश के परिवर्तन के परिकरणन के वजह से होते हैं, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से ये होता है, प्रकाश का अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बाकी ये किस पे डिपेंड करता है? ये अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे भी डिपेंड करता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन पे डिपेंड करता है। आंखों का द्वारा छवि का ये भी अपवर्तन के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान में रखेंगे। अपवर्तन नहीं बल्कि ये परावर्तन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, कहता है कि परिजनी गाय यानी रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? आंसर लगाइएगा 102 का ऑप्शन नंबर 1 मानो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ध्यान में रखिएगा 1997 ईस्वी में क्या है, 1997 ईस्वी में विकसित प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है। यानी प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सा है? तो 1997 में जिसका विकसित किया गया था। कब? तो 1997 ईस्वी में। इसके 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन उत्पन्न होता है। ये ट्रांसजेनिक गाय है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1997 में इसको विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण क्या है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 12 ग्राम जो है कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के प्रवर्तित होने का आशा करेंगे? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 अपवर्तनांक होने का हम उम्मीद करेंगे ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? आंसर लगाइएगा जरा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 गलत है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में बदल जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद ठोस CO2 सीधे तरल में बदल जाता है, ये गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर ठोस के रूप में, गैस के रूप में बदलता है। ये दोनों के दोनों 1 और 3 सही है, जबकि 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है? 124 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता की इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है? आंसर लगाइएगा पोटेशियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो 125 का आंसर लगाइएगा। सबसे अधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल उत्पन्न करने वाला उद्योग कौन सा है? तो थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी और दूसरा ज्वलन गैस है? आंसर लगाइएगा जिसे हम भविष्य का ईंधन कहते हैं, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 थूलियम जो है इस सदस्य का जो है तत्व नहीं है। ध्यान में रखिएगा, एक्टिनाइड का जिक्र आया है तो एक्टिनाइड को हम रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है कहते हैं, जबकि लैथेनाइड को भारी मृदा धातु भी हम कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रकाश जो है वो संचरित होती है तो सीधी रेखा में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर लगाइएगा अधातुएं धनायन नहीं बल्कि ऋणायन बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 के बाद 130 नंबर क्या कहता है? 130 नंबर है कि मानव आहार निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्का पिछाक यानी जिसको हम जीरोफथेलेमिया कहते हैं नामक रोग होता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, VVI क्वेश्चन है और सेट में भी मैंने कराया है। आंसर लगाएंगे दोस्तों, ये विटामिन ए की कमी की वजह से ये रोग होता है। अच्छा, विटामिन सी के वजह से अस्कर्वी रोग, विटामिन डी के वजह से रिकेट्स रोग, जबकि विटामिन के की वजह से जो है क्या होता है? तो खून का थक्का नहीं जमता है। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि एप्सम लवण जो होता है किसका यौगिक है? तो एप्सम लवण का फॉर्मूला क्या जानते हैं? आप जानते हैं MgSO4 × 7H2O। तो किसका निकल करके आता है? ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न देखेंगे, 132 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर मैं आपको बता दूं कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, यही स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है? कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका
बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर लगाइएगा 133 का ऑप्शन नंबर 3 परिमंडल या कोरोना कहते हैं। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, देखेंगे दोस्तों क्या कहता है कि ये आपको मैच कराने का प्रश्न दिया हुआ, तो मैं आपको डायरेक्ट मैच करा दूं कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर 3। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो स्टीफंस ने। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डैमलर ने। और बच गया रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो गेडार्ड ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने आपको मैच करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।